चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो आई के टाइप वाले थे, जैसे आई की पावर 4n+1 माइनस आई की पावर 4n-1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या आएगी। चलिए देखते हैं क्या आएगा ये। सो इसको लिखेंगे क्या, आई की पावर 4n+1, तो ये आ जाएगा आई की पावर 1 माइनस आई की पावर -1 अपॉन 2। -1 कैसे, आई की पावर 4n-1 है, तो 4n-1 को लिख सकते हैं आई की पावर 4n इंटू आई की पावर -1। आई की पावर 4n की वैल्यू क्या होती है 1, और आई की पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन आई। 1 अपॉन आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस आई के बराबर। कैसे होती है, सो 1 अपॉन आई को अगर हम रैशनलाइज करें, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करें, तो यह जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस आई। ठीक है, सो यहां से आ जाएगा आई की पावर 1 मतलब आई, माइनस आई की पावर -1 मतलब माइनस आई अपॉन 2। सो आई प्लस आई 2i अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आई। सो ये है आई की वैल्यू। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो हो सकता है ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए। n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 13 तक आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1, ये क्वेश्चन है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको देखिए कैसे करेंगे। सो सिग्मा का मतलब क्या होता है पता है ना, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा हुआ है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। समेशन का मतलब होता है सम। सो बेसिकली सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक, अब यहां पे अंदर देखिए, इसके अंदर आई की पावर n है और आई की पावर n+1 है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। सो कॉमन आ रहा है यहां से आई की पावर n। अगर आई की पावर n कॉमन निकालने तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस आई। ठीक, ये बचेगा। ठीक, अच्छा इसको लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल लो सिग्मा के, सो ये हो गया 1 प्लस आई सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 13 तक आई की पावर n। अभी आई की पावर n का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे 1 रखोगे तो ये बेसिकली इसका मतलब हुआ 1 प्लस आई इंटू आई की जगह अगर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा आई की पावर 1। सिग्मा का मतलब होता है प्लस प्लस, फिर n से कहां तक बढ़ना है, n से 1 से लेके 13 तक जाना है। सो 1 आई की पावर 2 आई की पावर 3 आई की पावर 4 अप टू आई की पावर 13। अब इन सारे आई वालों का सम करना है। ठीक, अब इनका सम कैसे कर सकते हैं, तो ये अगर इस सीरीज को देखो, ये सीरीज कोई पर्टिकुलर सीरीज दिखाई दे रही है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 9th में 10th में, एपी जीपी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। अच्छा, जीपी क्या होता है, जीपी के बारे में बताते हैं यहाँ पे। जीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जैसे नंबर्स है 2 + 4 + 8 + 16 + 32, ये जो नंबर्स हैं इसमें सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म करते हैं तो आपको रेशियो मिलता है, विच इज नोन एज द कॉमन रेशियो। 4/2 करो वो भी 2 है, 8/4 करो वो भी 2 है, 16/8 करो वो भी 2 है, 32/16 करो वो भी 2 है। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे जीपी में कॉमन रेशियो होता है। ठीक, और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। आर जो होता है वो क्या होता है, कॉमन रेशियो। ठीक, तो यहां पे सम ऑफ जीपी बन रहा है, क्योंकि आई टू दी पावर 2 अपॉन आई करोगे तो आई आएगा, आई क्यूब अपॉन आई स्क्वायर करोगे तो भी आई आएगा, आई 4 अपॉन आई क्यूब करोगे तो भी आई आएगा, सबका आई आएगा। ठीक है, सो यहां से 1 प्लस आई कॉमन लिया और जीपी का फॉर्मूला लगा, तो जीपी में ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आई इंटू आर की पावर n-1। आर क्या है, कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, सो आई स्क्वायर को आई से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आई, कॉमन रेशियो है आई। सो आई टू दी पावर 13 -1 अपॉन आर, दैट इज आई -1। ये आ गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके आगे देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं करा रहा हूं। सो ये हो गया 1 प्लस आई। अब यहां पे देखिए आई को रोका हुआ है, आई को रोका हुआ है, कोई बात नहीं। आई की पावर 13 को क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ये लिख सकते हैं, आई की पावर 4 × 3 + 1
तो 4k प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है? i। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? i माइनस 1 अपॉन i माइनस 1। सो i माइनस 1 से i माइनस 1 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा लो, ये आ जाएगा i प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। सो आंसर कितना आ गया? i माइनस 1, ये आंसर है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो क्या किया फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे i की पावर n को कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई में क्योंकि 2 टू दी पावर n नहीं है तो 1 प्लस आई कॉन्स्टेंट है, इसको रोका, n इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक किया, i टू दी पावर n आ गया। ठीक, अब i टू दी पावर जब n आ गया तो n का मतलब क्या है? 1 से लेके कहां तक करना है? 13 तक का सम। सो यहाँ पे हमने जीपी का फॉर्मूला लगाया है, जीपी का फॉर्मूला लगा के इसको ऐड किया। सम ऑफ जीपी होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाया, इन सबको ऐड किया। ऐड करने के बाद i की पावर 13 i के बराबर ही होता है, सो i माइनस 1 अपॉन i माइनस 1 कैंसिल हो गया, i को मल्टीप्लाई कराया, i प्लस आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो i माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है, 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आई 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बताइए क्या आएगा इसको? देखिए भाई कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सो यहाँ पे दिया है क्या? यहाँ पे दिया है 1 माइनस ए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 2 टाइम्स आई माइनस 4i। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन में दिया है 1 माइनस 4i। अच्छा 1 माइनस 4i, 1 माइनस 4i, फिर ये हो गया 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ठीक है, इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i टोटल अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 4i अपॉन 1 प्लस आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 4i प्लस आई माइनस 4i स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ठीक, ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करा लें यहाँ से तो क्या आ जाएगा? सो 1 माइनस 2 कितना हो गया? -1 प्लस 9i डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस 4i स्क्वायर कितना हो जाएगा? +4, क्योंकि आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है ना, ये -1 होता है तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो +5 हो जाएगा। 5 + 1 कितना हो गया? 6 माइनस 3i, और बाहर क्या है? 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले यहाँ से तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 6 कहाँ से आ गया? अच्छा ये 5 आएगा, 5 आएगा, 5 है। ठीक है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4i प्लस 9 3 जार 27i माइनस 36i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3i 5 प्लस आई, तो 5 5 जार हो जाएगा 25, ये हो जाएगा +5i माइनस 15i, तो -15i प्लस 5i कितना हो जाएगा? -10i माइनस 3i स्क्वायर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी देखो इसके आगे, सो इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 27i प्लस 4i कितना हो गया? 31i। ठीक है, ये -36i स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा? +36 प्लस 36 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 33, तो 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाय, ये जो 3i स्क्वायर है माइनस में क्या हो जाएगा?
+3, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, राइट। सो ये हो जाएगा 3, 25 + 3 कितना हो गया? 28 - 10i। ये आया सॉल्व करके। अभी हमको क्या पता, अभी हमको पता है कि नीचे का जब डिनोमिनेटर में आई रहता है तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसको अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 + 10i से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 28 + 10i से नीचे मल्टीप्लाई किया। सो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 28 × 33 कितना हो जाएगा? 28 × 33 बताइए कितना होगा भाई? ट्वेंटी एट इंटू 33 कितना होगा? 924। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 924 प्लस 33 × 10 330i प्लस 31 × 28। सो 31 × 28 करोगे तो कितना आएगा? 1198, नहीं 868, 868 आएगा। सो 868 i प्लस 31 × 10 310 i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 का स्क्वायर 784 माइनस हो जाएगा +100। ठीक, -100 आई स्क्वायर आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब 310 आई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? -310 के बराबर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 924 में से 310 माइनस करो कितना आ जाएगा? 614 प्लस इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8, 6 3 9 8 3 11 1198 आई डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 884। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 614 अपॉन 884 प्लस 1198 आई अपॉन 884। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लो 2 से, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? सब लोग बताइए भाई। अमनप्रीत, मानवी, खुशी एंड अध्ययन, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से इनको रैशनलाइज सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 + i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - i इज इक्वल्स टू x + iy इज इक्वल्स टू x + iy। हमको वैल्यू फाइंड करनी है x + y की। So we have to find the value of x + y। क्या हो गया भाई? We have to find x + y। सो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलएचएस को सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। करके बताओ क्या आएगी? सो 1 + i स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1 + i स्क्वायर माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2 - i। ठीक है, प्लस क्यों आएगा? क्योंकि बीच में प्लस है। हाँ तो प्लस ही आएगा। ठीक है, सो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। सो -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2i अपॉन 2 - i। इसको रैशनलाइज करेंगे तो किससे ऐड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? 4i + 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 + 1। ठीक, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 5i - 2 अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू x + iy। ठीक है, सो ये आ गया -2/5 प्लस
5i/5 इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -2/5। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। कैसे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। हमको क्या निकालना था, x प्लस वाई। सो 1 - 2/5 कितना आ जाएगा, 3/5। सो द आंसर इज 3/5। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड द conjugate of z is equals to 1/3 minus 4i। z is equals to 1/3 minus 4i का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट याद है ना क्या होता है, सेम विद डिफरेंट साइन, साइन चेंज होता है। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 3 + 4i/3 + 4i से मल्टीप्लाई किया, से हो गया 3 + 4i/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, से हो जाएगा 3 + 4i/25। ठीक, तो ये हो गया 3/25 + 4/25i। ये क्या है, z। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, 3/25 - 4/25i। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + iy टोटल का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a + ib। कह रहा है शो दैट x/a + y/b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स -2 टाइम्स a² + b²। सो x/a - y/b इज इक्वल टू -2 टाइम्स a² + b²। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो दिया है x और iy का क्यूब की पावर 1/3 है, क्यूब नहीं है, टू दी पावर 1/3 इज इक्वल्स टू a + ib। यहां से कह रहा है x/a + y/b इज इक्वल टू -2 a² + b²। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, ये a² है, दिस इज a²। ठीक, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे यहां पे देखते हैं। सो x + iy का 1/3 है, सो इसको क्या लिख सकते हैं, x + iy इज इक्वल्स टू a + ib का होल क्यूब। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 1/3 है, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक, सो ये हो गया x + iy इज इक्वल्स टू a + ib का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3abi विद इन ब्रैकेट a + ib। तो यहाँ पे हमने a³ a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया। ये हो गया a³। i³ की वैल्यू क्या होती है, i -i होती है, -i होती है। i³ को क्या लिख सकते हैं, i³ को लिख सकते हैं i² × i। i² की वैल्यू -1 × i, दैट इज -i। ठीक है, तो i³ की वैल्यू क्या हो गई, -i। तो ये हो गया माइनस का b³। ठीक है, b³ i। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3a² bi प्लस नहीं, ये हो जाएगा क्या, 3ab² i²। i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आ जाएगा -3ab²। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या करेंगे, ये किसके बराबर है, x + iy के। तो हमको रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो रियल पार्ट वाले टर्म्स एक तरफ ले लो, ये हो गया a³ -3ab² प्लस i अगर कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या बचेगा, 3a² b -b³। तो ये वाले टर्म्स को साथ ले लिया और ये दोनों टर्म्स को साथ साथ ले लिया। ठीक, अच्छा तो यहां से अब हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, a³ -3ab², क्योंकि ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a² b -b³। अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें क्या प्रूफ करना है, x/a + y/b।
ठीक, तो अगर x इसके बराबर है तो x अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इस पूरे को a से डिवाइड कर लिया दोनों तरफ, ठीक, इसको b से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय b, तो ये क्या हो जाएगा y बाय b इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, इसको ले लेते हैं लेट्स से इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं लेट्स से इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया जाए, तो अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। माइनस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, सॉरी माइनस क्या कॉमन लेना था, माइनस 2 कॉमन लेना था ना, यहां पे क्या आ रहा है 4, कुछ गड़बड़ किया है क्या, माइनस 2 कॉमन लेने पे आना चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर माइनस 2 कॉमन लेने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आ रहा। एक्स की वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है, और वाई बाई बी की वैल्यू आई है 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 4b स्क्वायर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस नहीं दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है, अब माइनस से करेंगे तो हो जाएगा, करके देख लेते हैं। ऐड कर रहे थे तो वो आ रहा था माइनस दिया है यहाँ पे, सो अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू, एक्स बाई ए कितना दिया है, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस, ये वाला करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सो अगर यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन में दिया था एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इसके बराबर है, ये प्रूफ करना था, तो यहाँ से ये आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया है इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टोटल की पावर m इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m which satisfies this equation. Find the minimum value of m which satisfies this equation. So 1 plus I upon 1 minus I की पावर m is equals to 1. Find the minimum value of m. हाँ बोलो बेटा, देखो पहले क्या करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा के इसको सिंप्लीफाई करो। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक, ठीक, इसके बराबर आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो -1 प्लस 1 कट गया, 2i अपॉन आई कितना आ जाएगा, i। सो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो, i की पावर m इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब i की पावर समथिंग 1 कब आता है, i की पावर 4 के किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। सो 4 इंटू के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू के की 4 इंटू 1 4 होता है। ठीक, 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 होता है। ठीक, यहां पे कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। इंटीग्रल का मतलब है इंटीजर के फॉर्म में आनी चाहिए, और पॉजिटिव की बात कर रहा है, जीरो नहीं आ सकती क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहा है। ठीक, तो यहां पे i की पावर 4m इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या होगी, m विल बी इक्वल टू 1। सो लीस्ट वैल्यू क्या होगी 1 की, m की 1।
सो m की लीस्ट वैल्यू आ गई 1। m इज इक्वल टू 4 नहीं होगा बेटा? हाँ वैसे m इज इक्वल टू 4 ही तो होगा, 4 इंटू 1 4 ही तो आएगा। हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। m की वैल्यू 1 नहीं आएगी, जो लीस्ट वैल्यू आएगी m की वो क्या आएगी, i की पावर m इज इक्वल टू, अगर 1 है तो m इज इक्वल टू क्या होगा, 4। m 4 के बराबर होगा। वेरी गुड। तो देखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टोटल की पावर n इज इक्वल्स टू प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है सिर्फ इमेजिनरी नंबर होगा, आई होगा। ठीक। अब 1 प्लस आई 1 माइनस आई को जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये क्या आ गया था, आई की पावर n इज इक्वल्स टू आई। तो आई की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, n विल बी इक्वल टू 1। भाई 1 होगा तभी तो आई की पावर 1 आई के बराबर होगा। ठीक है, सो द आंसर इज 1। n की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। इसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग। मॉड z इज इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2i। क्वेश्चन में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व में कह रहा है मॉड z इज इक्वल्स टू, सॉल्व द इक्वेशन मॉड z इज इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2i। मतलब z की कौन सी वैल्यू के लिए ये आपस में इक्वल होंगे, z की कौन सी वैल्यू के लिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। जैसे x की वैल्यू निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसे यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी। अब z की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक। सो मॉड z किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। z किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस आई बी प्लस 1 प्लस 2i। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 1 प्लस आई टाइम्स b प्लस 2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक। अब देखिए एलएचएस में रियल पार्ट है ये पूरा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। सो इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज द रियल पार्ट विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट दैट इज a प्लस 1। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, b प्लस 2। तो इक्वेट कर दिया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। ठीक। अच्छा b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यहां रख सकते हैं, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2a। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू -2, तो z किसके बराबर था, a प्लस आई बी। तो ये हो जाएगा 3/2 -2i। सो ये इसका सोल्यूशन है, दिस इज द सोल्यूशन। समझ में आया? हाँ आसान था, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि इसको करना कैसे। ठीक है। तो पहली बार जब क्वेश्चन देखोगे तो देख के लगेगा करना ही क्या है। ठीक, लेकिन सॉल्व करोगे तो इजी है, कर लो इसको। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 1 प्लस आई। तो z की वैल्यू निकालनी है, फाइंड z। सेम ऐसे ही करो इसको। मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू निकालनी है। सो z को ले लिया a प्लस आई बी के फॉर्म में, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी प्लस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी प्लस 2 प्लस 2i। ठीक। सो अब इसका अगर मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर टोटल का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 2 प्लस a प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस b। ठीक।
अब ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को रियल से इक्वेट करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए एंड 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सो बी की वैल्यू यहाँ से भी वही आ गई, -2 के बराबर, ठीक। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस a, ठीक। अच्छा जी, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू थी -2, तो हो गया a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस a, ठीक। अब 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस a, 2a माइनस a करेंगे तो a हो जाएगा, और ये हो गया 5 माइनस 2 दैट इज प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक। सो a की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो प्रोडक्ट आना चाहिए 3 के बराबर, सम आना चाहिए 1 के बराबर, ऐसी कोई वैल्यू आ रही है। a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 हो गया 5, 5 माइनस 2 हो गया 3, 2a माइनस a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको देखिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, किसमें, श्रीधाचार्य फॉर्मूले से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 11/2। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग a की वैल्यू निकाल रहे हैं वो a की वैल्यू इमेजिनरी तो आनी नहीं चाहिए, ठीक। a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या हुआ, कुछ गलत किया, क्या गलत किया बताओ। अच्छा 2 प्लस a का होल स्क्वायर तो किया ही नहीं ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, बता नहीं पा रहे हो। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 4 है, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा। सो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b की वैल्यू 4 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4a। सो 4 से 4 कट गया, ठीक। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। सो a की वैल्यू अगर 1/2 हो गई, b की वैल्यू अगर -2 हो गई, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ -2i। सो z की वैल्यू आ गई 1/2 -2i। चलिए, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन के बारे में बात करेंगे, ये आर्गेंट प्लेन क्या होता है, कैसे होते हैं सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, ओके ठीक है। चलिए, सो आर्गेंट प्लेन के बारे में बात करते हैं और समझते हैं क्या है ये सारी चीजें। सो बेसिकली जब भी हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, whenever we have studied about number system, हम लोगों ने हमेशा we all know that whenever we are talking about numbers, these numbers or these functions, whatever the functions are, whatever the numbers are, they can be represented in the form of a graph. graph पे उसको represent कर सकते हैं, उसकी हम लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट। तो किसी से ऐसे ही बिना देखे बात करना और किसी को देख के बात करने में बहुत फर्क होता है, राइट। बिना देखे अगर बात करना है तो कितने दिन तक कर लोगे। सो बेसिकली अगर आप किसी चीज को ना देखें और उसको समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, बट वेयर एज अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो देख के उसको समझना इजी हो जाता है, राइट। तो किसी भी नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर, तो अगर आप उसका ग्राफ बना सकते हैं या उस ग्राफ को देख सकते हैं तो आप उस नंबर को बेसिकली, उस फंक्शन को या उस पर्टिकुलर नंबर को आप महसूस कर सकते हैं। यू कैन फील दैट एंड यू कैन सी इट ऑन अ ग्राफ। Pictorial representation, it makes things easier to understand and easier to implement. Whereas अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उस चीज को समझने में, नंबर्स के फॉर्म में स्पेशली।
कि हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ओरिजिन। इससे याद आया, वो कहां गया दीपांश भाई, नहीं आया आज 0,0 बोलने वाले आदमी, 0,0, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओरिजिन। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोले x प्लस आई बी बोल देते हैं, x प्लस आई वाई, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म x प्लस आई वाई, वेयर x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपको पता है, x जो होता है वो रियल पार्ट होता है, y जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। नाउ व्हेनेवर वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एन आर्गेंट प्लेन, तो हम लोग का जो आर्गेंट प्लेन होता है ये क्या होता है? सो आर्गेंट प्लेन का मतलब है एक ऐसा प्लेन विच इज बेसिकली मेड ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, और इस आर्गेंट प्लेन पे बेसिकली चार वो होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, चार ब्लॉक्स होते हैं, ठीक। और ये जो चार ब्लॉक्स होते हैं, ये जो चार कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक। फर्स्ट वाले में x एक्सिस इज पॉजिटिव, y एक्सिस इज पॉजिटिव, सेकंड वाले में x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ में x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, राइट। नाउ whenever we represent a complex number on a graph, this graph is known as argand plane। तो जिस प्लेन पे हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन को क्या कहते हैं? आर्गेंट प्लेन, ठीक। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो बेसिकली ये जो आपकी एक्स एक्सिस होती है, दिस रिप्रेजेंट्स योर रियल नंबर। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो द रियल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस, वेयर एज द इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द y एक्सिस। तो पॉजिटिव y या नेगेटिव y, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके के नंबर्स दिए हैं, उसके बेसिस पे हम इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हमको दिया है z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, ठीक है। इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है ऑन दिस आर्गेंट प्लेन, सो लेट्स से ये आर्गेंट प्लेन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सो लेट्स से ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो x की वैल्यू कितनी है 2, सो x की वैल्यू होगी 2, और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू हो गई 3। सो ये जो ओके x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। सो ये जो क्या हो गया भाई? हाँ, सो ये जो नंबर आएगा यहाँ पे, इस नंबर को, ये इसको अगर हमने कनेक्ट किया, सो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। और इसको हम लोग इस तरीके, नाराज हो गया भाई, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लाइन आई है आपकी, अगर इसको बोल दें o, इसको बोल दें a, तो ये जो OA है, दिस लाइन, डायरेक्टेड लाइन, दिस OA इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस z। तो ये z क्या बता रहा है? कि z बता रहा है कि x एक्सिस में 2 यूनिट्स आगे बढ़े एंड y एक्सिस में 3 यूनिट्स आगे बढ़े, ऊपर बढ़े, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 प्लस 3i। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द imaginary part. So real part is represented on the x axis, imaginary part is represented on the y axis. Clear है? ठीक। तो इस पे एरो मत बनाना, इसका एरो हटा देना, एरो मत बनाना, इसको बस ऐसे डॉट के फॉर्म में बना दो, ऐसे डॉट के फॉर्म में, क्योंकि एरो फिर आगे ये जो OA है, OA, ये OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो ये OA रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली एक डिस्टेंस। यस, ये यहां से यहां तक हमने जो लाइन बनाई, उस लाइन का एक लेंथ होगा, ठीक, ये एक डिस्टेंस होगा। सो दिस OA इज बेसिकली द मॉड्यूलस ऑफ z। तो जो मॉड्यूलस ऑफ z है वो क्या देता है? वो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस देता है, ठीक। सो ये जो OA है, OA या OA का जो मॉड है, दिस इज बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ z। ये किसके बराबर है? मॉड्यूलस z के बराबर है। तो OA बोलिए आप या OA का मॉड बोलिए, एक ही बात है। मॉड्यूलस का मतलब होता है डिस्टेंस। तो O से A तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज गिवन बाय मॉड्यूलस z। तो हम लोग जब भी मॉड्यूलस z निकालते हैं तो हम लोग एक्चुअल में क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक। ये है आपका मॉड्यूलस z। मॉड्यूलस z किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओ ए आपका डिस्टेंस देता है। ठीक, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सो लेट्स से ये एक पॉइंट है z1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 प्लस आई y1, लेट्स से दिस इज पॉइंट 2, z2 whose coordinates are x2 plus I y2. ठीक, now let's say this point is A and this point is B. अगर हमको A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है, if you want to find the distance between A and B, so A and B का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? So A and B का डिस्टेंस जो होता है that is given by mod of z1 minus z2 या फिर mod of z2 minus z1. so mod करेंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखिए या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, बात तो एक ही है, राइट। सो z1 माइनस z2 करो या z2 माइनस z1 करो और उसका मॉड्यूलस निकालो, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। सो ए बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 या मॉड ऑफ z2 माइनस z1। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इस तरीके से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए दो चीज, मतलब एक चीज, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में? कौन सी क्लास में पढ़ा है? क्लास 10 में, अभी पढ़ के आए हो। सो लेट्स से ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज z1 which is equals to x1 plus I y1 and this is z2 which is equals to x2 plus I y2। सो अगर ये दो पॉइंट्स हैं, ये z1 है, ये z2 है, एक पॉइंट बीच में, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, एक पॉइंट बीच में C है, जो ये C है ये AB को इंटरसेक्ट कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m:n। सो बेसिकली दिस पॉइंट C इज डिवाइडिंग दिस AB, द डिस्टेंस AB इन द रेशियो ऑफ m:n। तो ये जो C है, इस C का रियल पार्ट क्या होगा और इस C का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, मतलब इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बेसिकली ये निकालते हैं, ठीक है। सो जो रियल पार्ट ऑफ C होगा दैट विल बी इक्वल टू m, उल्टा वाला x2, अपोजिट अपोजिट लेके जाना है, ठीक है। सो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, दिस विल बी द रियल पार्ट ऑफ C। इमेजिनरी पार्ट ऑफ C क्या हो जाएगा? सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ C विल बी m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, अगेन वही वाला उल्टा उल्टा, ठीक है। सो क्रॉस करके करना है इस तरीके से, दिस इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला एंड दिस वर्क्स द सेम जैसे आपने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, इसी तो पढ़ा है। उसमें बस आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालते थे, वाई कोऑर्डिनेट निकालते थे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल पार्ट को। वाई कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेजिनरी पार्ट को। दैट्स इट, सेम है वही चीज जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक तो तरीका ये है रिप्रेजेंट करने का, x प्लस आई वाई, जैसे हम लोग करते हैं representation of complex numbers. The other representation of complex number is the polar representation of complex number. अब ये जो polar representation of complex number होता है, ये argent plane पे होता है। So let's say एक point P है, ये point O है जो origin है, O से P तक, O से P तक अगर एक डायरेक्टेड लाइन बना रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज कनेक्टिंग O एंड P, ठीक है। सो ये OP जो हो गया, लेट्स से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में x, y कोऑर्डिनेट है इसका। सो x का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा? x, या फिर ये बोले यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? x, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? y, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखिए इस P को, अगर हम इस P को ले रहे हैं पॉइंट को, तो ये जो हो गया ये OP, ये डिस्टेंस है, OP इज अ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो इस डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया लेट्स से R से। अगर R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? मॉड ऑफ Z होता है,
यही तो होता है। सो बेसिकली अगर r की वैल्यू निकालें यहां से तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो मॉड्यूलस z है, इस मॉड्यूलस z को हम दूसरे नाम से बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं लेट्स से r। ठीक, मॉड्यूलस z भी बोल सकते हैं, r भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक, जैसे आपने क्लास 10th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपने बात की थी स्लोप ऑफ अ लाइन की, याद है? आपने बोला था स्लोप ऑफ अ लाइन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और एक रिप्रेजेंटेशन होता है tan थीटा। तो ये दोनों चीजें हैं तो सेम ही, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, राइट? सिमिलरली ये जो r है या ये जो मॉड्यूलस z है, ये दोनों चीजें सेम है, बस अलग अलग तरीके से उसको लिखने का बात है। ठीक, जैसे मान लो देव है, इसका स्कूल का नाम है देव, ठीक, और घर का नाम है राक्षस, ऐसा अगर मान लो तो कुछ भी हो सकता है तो ये देव, मतलब है तो ये देव ही ना, अब चाहे देव बोलो चाहे राक्षस बोलो, है तो देव, राइट? सो घर का नाम कुछ और हो सकता है, स्कूल का नाम कुछ और हो सकता है, पर ये दोनों है एक ही आदमी, ठीक है? सो कहने का मतलब ये यहाँ पे, तो ये आर समझ में आ गया, आर इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, राइट? नाउ लेट्स से दिस ओपी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा के बराबर बन रहा है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। अच्छा, अगर ये ओपी आर है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x? निकाल सकते हैं? क्या होगा? अब देखिए, ये जो ट्राइंगल ले लीजिए आप, इसको बोल लीजिए ओ ए पी। ओ ए पी अगर हम लोग ले, सो इन ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमको थीटा पता है, सो लेट्स से यहां से ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? y। ठीक, y अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? r। सो यहां से अगर हम लोग किसकी वैल्यू निकालने की बात कर रहे थे? x की वैल्यू निकालने की बात कर रहे थे ना? x की वैल्यू नहीं निकलेगी, चलो y की वैल्यू निकाल लेते। तो अगर यहां से y की वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? r साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? आ जाएगा, y will be equal to r sin theta in the same triangle। in the same triangle if we take cos, cos किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया है? x, हाइपोटेन्यूज कितना है? r। भाई बेस कितना है? x और हाइपोटेन्यूज कितना है? r। ठीक, सो यहां से अगर x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सो यहां से x निकाल लिया, यहां से y निकाल लिया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, हमने इसको मान लिया लेट्स से इक्वेशन 1 और इसको मान लिया लेट्स से इक्वेशन 2। नाउ इफ वी ऐड एंड स्क्वायर, इसको दोनों को ऐड करके, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड कर दें, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर के दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो क्या इसको ये लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो हम यहाँ पे कह रहे थे कि आर जो है वो मॉड्यूलस जेड ही है, कुछ और नहीं है, तो वो हम सच कह रहे थे, क्योंकि भाई हमने मैथ्स लगाई, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल लगाए, ट्राइंगल में अप्लाई किया और यही आ गया घूम फिर के। तो मतलब जो हम कह रहे थे सच कह रहे थे, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे। ठीक है, तो ये जो है आर, ये किसके बराबर है? मॉड्यूलस जेड के बराबर है, विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अगर यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किया जाए, इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करें, सो लेट्स से अगर हम लिखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा? y अपॉन x इज इक्वल्स टू r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। r से r कट गया, क्या आ गया? y बाय x इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो किसके बराबर है? थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से, tan को जब आप दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाता है tan इनवर्स। ठीक है, ये tan इनवर्स जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, अभी नहीं आएगा, क्लास 12th में आएगा। तो जब tan को उधर ले जाते हैं तो tan इनवर्स बन जाता है। दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y बाय x। ये जो थीटा है इसको यहाँ पे हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक नाम है इसका एम्पलीट्यूड, और दूसरा नाम है इसका आर्ग्यूमेंट।
सो अगर आर्ग्यूमेंट पूछे आपसे, क्वेश्चन में क्या फाइंड द आर्ग्यूमेंट, या क्वेश्चन में पूछे फाइंड द एम्पलीट्यूड, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू निकालनी। तो थीटा के लिए आप क्या कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू ऐसे लिखोगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो एक्स और वाई क्या है, वाई इज द इमेजिनरी पार्ट, एक्स इज द रियल पार्ट। तो ये बेसिकली जो ये पी है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। वही तो रिप्रेजेंटेशन है जो भी मैंने आपको आर्गेंट प्लेन में बताया था, राइट। तो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। तो इसी को, ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो यहां से थीटा किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट। इतना लिखो, फिर और कहानी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज और, ये जो z था, दिस इज नथिंग बट x प्लस आई वाई, राइट। व्हाट इज x, x is nothing but r cos theta and y is nothing but r sin theta. Can we write z as r cos theta plus i r sin theta? लिख सकते हैं इसको ऐसे भाई, x की जगह क्या लिख दिया, x की जगह लिख दिया r cos theta और y की जगह लिख दिया r sin theta। अब इसमें से क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, r कॉमन दिखाई दे रहा है, तो z इज इक्वल टू r cos theta प्लस i sin theta। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को कहते हैं पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, या पोलर रिप्रेजेंटेशन, या पोलर फॉर्म। मतलब यहां पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, वो नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ था, 2 प्लस 3i, 2 माइनस 3i, 4 प्लस रूट 3i, कुछ भी नंबर्स के फॉर्म में था। यहां पे नंबर के फॉर्म में नहीं है, यहां किसके फॉर्म में है, एंगल के फॉर्म में है, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में। तो इसलिए इसको कहते हैं पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। सो है ये वही x प्लस आई वाई ही है, लेकिन ये पोलर फॉर्म में है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में। सो दिस इज पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिया है z इज इक्वल टू √3 प्लस आई, √3 प्लस आई। कह रहा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। इसका मॉड्यूलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है या आर्ग्यूमेंट निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं पहले बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है। सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और आई का मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √4। √4 किसके बराबर है, 2। सो मॉड्यूलस किसके बराबर आ गया, 2। आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होता है, सो tan थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ y बाय x, ठीक। तो यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y। y की वैल्यू क्या है भाई, y की वैल्यू है यहां से 1, और x की वैल्यू क्या है, √3। क्या ये पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3। अब tan थीटा की वैल्यू 1 बाय √3 किस पे होती है, 30 डिग्री पे कि 60 डिग्री पे, 30 पे होती है कि 60 पे होती है, डिसाइड कर लो। √3 की वैल्यू 60 होती है। हाँ, नहीं याद है तो ऐसे भी याद कर सकते हो, sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 cos 30 तो याद है। sin 30 कितना होता है, 1/2, और cos 30 कितना होता है, √3/2। 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो गया। तो sin 30 बाई cos 30 यानी tan 30, ठीक। सो यहां से अगर tan थीटा 1/√3 के बराबर है, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट या मॉड्यूलस कितना आ गया, 30 डिग्री, एंड मॉड्यूलस कितना आ गया, 2, ठीक है। z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। इसका बताइए क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। वो आप लोग इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए मेरी गलती है, मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया। वैसे अगर इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी √2। √2 आ रहा है इसका मॉड्यूलस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसका निकालें क्या, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट,
तो आर्ग्यूमेंट इसी के बराबर होता है। ठीक, अगर आर्ग्यूमेंट इसी के बराबर होता है तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है -1। सो बेसिकली -1/1 1 ही आ जाएगा। ठीक, अब यहां से वैसे आपका थीटा जो आना चाहिए वो आना चाहिए 45 डिग्री। ठीक, लेकिन एक चीज समझो, ये चीज समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये पॉइंट है z विच इज रिप्रेजेंटेड एज x प्लस आई वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये वाला पोर्शन जो है ये y के बराबर है और ये वाला जो पोर्शन है ये किसके बराबर है, x के बराबर है। बोलो हाँ या ना। ठीक, अच्छा, तो जब x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, जब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, जैसे इस कंडीशन में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो जब x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो ये कहां पे आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इस तरीके से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर मुझे लगता है कि मैं इसको समझा पाऊंगा अभी तो ठीक है, समझा दूंगा, नहीं समझा पाऊंगा तो मैं फिर पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा फिर इसके बाद ये वाली चीज बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। ठीक, अब देखिए, अगर ये इस तरीके से आ रहा है, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये कुछ इस तरीके का डिस्टेंस होगा। अब ऐसा होता था तो हमारा एंगल ये होता था थीटा। अगर ऐसा होता था दैट मींस जब x और y दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हैं तो जो हमारा एंगल यहां से बनता था थीटा, ये थीटा एंगल कैसा होता था, ये थीटा एंगल होता था एक्यूट एंगल। नाउ व्हाट इज एन एक्यूट एंगल? वेरी गुड, एंगल 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है भाई ये x और y के बीच में 90 डिग्री होता है। अगर ये इससे कम है तो 90 से कम है, 0 से ज्यादा है। ठीक, लेकिन अगर इसको ऐसे कर दें, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर इसको शिफ्ट कर दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल कैसा हो जाएगा, ये पूरा एंगल अगर इसको अल्फा बोल लें तो ये कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। वेरी गुड, दिस विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये एक्यूट की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। अब अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो जो हमने π/4 निकाला यानी 45 डिग्री निकाला, ये तो एक्यूट निकाला, ये तो हमने इस हिसाब से निकाला। ठीक, लेकिन हमको किस हिसाब से निकालना है, इस हिसाब से। ठीक, अब इस हिसाब से निकालने के लिए अगर किसी एंगल को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसको अगर हमको शिफ्ट करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने के लिए हम उस एंगल को लिखते हैं थीटा, इसको लिखते हैं एज 180 माइनस 45। 180 कितना हो गया, 180 हो गया ये पूरा, ये 180 हो गया यहां से यहां तक। भाई सीधी लाइन जो होती है 180 होती है। सो पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स, ये कितना हो गया 180। 180 में से अगर आप ये वाला 45 वाला माइनस कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये अगर 45 आ रहा है तो इसको जब ऐसे बनाओगे तो ये भी 45 होगा। ठीक है, तो 180 में से अगर 45 माइनस कर दोगे तो आपको ये पूरा एंगल मिल जाएगा, ये, और यही एंगल हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो 180 माइनस 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये जो एंगल यहां से आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 135 डिग्री। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में z गिरेगा दैट मींस व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो जो हमारा आर्गुमेंट होगा थीटा दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस व्हाटएवर एंगल इज देयर, 180 माइनस जो भी एंगल आएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ऐसे नहीं चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे। ऐसे ही चलता है पूरे वर्ल्ड में, ऐसे लिया जाता है, इसलिए हम लोग वैसे लेते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब एक चीज समझिएगा, ये जो एंगल है ये 0 है। ठीक, अगर एक लाइन के ऊपर पड़ गई तो एंगल कितना है 0। इस लाइन को आप खोलते चले जाएंगे 90 डिग्री आएगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, राइट। अब वाई एक्सिस से इस लाइन को और लिटा दीजिए, बेंड कर दीजिए, तो ये चेयर ऐसे है, रिक्लाइनर बना दीजिए, इसको और बेंड कर दीजिए। जब इसको बेंड करते चले जाएंगे तो यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180, मतलब ये भी 90 है यहाँ पे, और यहां से यहां तक कितना हो गया 180 डिग्री, ये पूरा एंगल। ठीक, अब 180 के बाहर और नीचे नहीं जाएंगे, कमर टेढ़ी हो जाएगी, कमर टूट जाएगी। ठीक, या तो बिल्कुल जगह नहीं है, या हमने सीट टेढ़ी की, अभी तिरछा बैठे हैं, या सीधा बैठे हैं, या रिक्लाइनर पे आ गए। ठीक,
रिक्लाइनर से नीचे नहीं चले जाएंगे वरना पीठ चली चली जाएगी। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए इस क्वाड्रेंट में क्या है, इस क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। Whereas second quadrant में x is less than 0 and y is greater than 0, x is negative, y is positive. Third quadrant में x is also 0 and y is also less than 0, both of them are negative. ठीक, fourth quadrant में x is positive whereas y is negative. ठीक, अब जब हम लोग फोर्थ या थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे एंगल फाइंड करने के लिए, दैट मींस इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म वेयर आइदर बोथ द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, बोथ द पार्ट्स आर नेगेटिव, और रियल पार्ट इज पॉजिटिव बट इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिव, उस केस में जो हमारा एंगल होगा वो एंगल हम लोग ये लेंगे। तो ये जो एंगल होगा ये होगा माइनस का थीटा। तो अगर ये एंगल यहाँ पे, लेट्स से ये एंगल यहाँ पे थीटा था, तो ये एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। भाई ये तो बचपन में सीखा था कि अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे पॉजिटिव ले रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट जाने पे क्या लेंगे, नेगेटिव, अपोजिट लेते हैं साइन को, राइट। अच्छा, ये हो गया। अगर ये एंगल यहां बन रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, तो देखो यहां से यहां तक जो ये पूरा एंगल होगा ये कितना होगा, माइनस का पाई, माइनस 180, माइनस 180। अब माइनस 180 में आप कुछ ऐड करिए तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वापस आएगा, क्योंकि माइनस में अगर आप पॉजिटिव चीज ऐड कर रहे हैं तो वो वैल्यू इससे कम हो जाएगी, 180 से कम हो जाएगी। तो यहां पे जो आप एंगल लेंगे इस वाले क्वाड्रेंट में, दैट विल बी माइनस 180 प्लस अल्फा। तो यहां पे जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, माइनस 180 प्लस अल्फा। यहां पे जो थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा, यहां पे जो थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा जस्ट एज इट इज, और यहां पे जो थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। अब ये अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा वही वाला एंगल है जो एंगल हम लोग कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। जैसे इस केस में, पिछले क्वेश्चन में, जो इस केस में जो हमारे tan की वैल्यू आ रही है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इसको tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा हाँ निकाला तो था, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी 1, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी 45। तो ये एक्चुअली में थीटा नहीं है, एक्चुअली में क्या है, अल्फा। इसको ट्रीट करो एज अल्फा। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 180 माइनस 45। ये क्लियर है, इसको जरा बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल के बाद हाँ कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे z इज इक्वल टू -1 माइनस √3i, इसका जरा निकालिए एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड कितना आएगा बताइए। चलिए देखते हैं। सो मॉड्यूलस z निकालेंगे, मॉड्यूलस z विल बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो मॉड्यूलस 2 आ गया। ठीक, अब थीटा निकालने के लिए सबसे पहले tan थीटा इज मॉड्यूलस ऑफ y बाय x। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है, √3 बाय 1, मॉड्यूलस से निकालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, सो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। पर ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पे x भी लेस देन 0 एंड y भी लेस देन 0 है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा किसके बराबर होता है, -180 प्लस अल्फा। सो थीटा विल बी इक्वल टू -180 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू -120। सो द आंसर इज -120 ना कि 240। प्लस माइनस की गलती है, ध्यान से देखो, ठीक है, इजी है। -180 प्लस 60 दैट इज -120। ठीक है, एक और निकाल लो, 2 - 2i, z इक्वल्स टू 2 - 2i। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, निकालिए बताइए। सो मॉड्यूलस निकालेंगे सबसे पहले, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 दैट इज 8 विच इज इक्वल्स टू 2√2। ठीक, 2√2 आ गया। सो मॉड्यूलस z आ गया 2√2। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y by x, so y by x 2 by 2 that equals to 1, so tan theta is equals to 1, theta is equals to 45। तो क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, थीटा। अब ये चेक करो क्या है यहाँ पे, so यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, माइनस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, सो यहाँ से आ जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू माइनस का 45 डिग्री। सो द फाइनल आंसर इज माइनस का 45 डिग्री। समझे देव,
ये तो पहली मैंने कंडीशन आपको बताई, ये सारी कंडीशंस थी कब, जब हमारा z लाई कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब एक और कंडीशन समझिए कि अगर z बराबर है x प्लस आर वाई के एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 बट y इज इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है that whose real part is not equal to 0 but imaginary part is equal to 0। अब imaginary part is equal to 0 मतलब समझ लो इस तरीके से z is equal to 3। अब z is equal to 3 ये एक रियल नंबर भी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0i लिखेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में या नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो z is equal to 3 लिखेंगे। तो इफ z is a complex number such that whose real part is not 0 whereas the imaginary part is 0, तो यहां से दो कंडीशंस भी आएंगी। क्या क्या कंडीशंस निकल के आएंगी, पहली कंडीशन निकल के आएगी यहां से, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या तो x लेस देन 0 होगा। बोलो हाँ है ना भाई, जो रियल पार्ट है, अब y इज इक्वल टू 0 हो गया, दैट मींस इमेजिनरी पार्ट क्या अच्छा क्या रियल पार्ट। अब रियल पार्ट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0, नेगेटिव होगा तो लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहां से जो एम्पलीट्यूड आएगा या जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो देखिए इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट्स थे। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब x ग्रेटर देन है, y तो है ही नहीं। अगर y 0 है तो x एक्सिस पे तो लाई करेगा कहीं पे। अरे चाचा x जो है x एक्सिस पे तो लाई करेगा, जैसे नंबर 3 है, z इज इक्वल टू 3 तो यहाँ लाई करेगा, x इज इक्वल टू 3 लाई करेगा। तो x इज इक्वल टू 3 पे लाई करेगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहीं से तो बन रहा था एंगल। अब यहाँ से तो एंगल बन ही नहीं पा रहा, वो भी वही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं इस तरीके से। जब इस तरीके से तो एंगल कितना है, 0। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, इफ x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव का मतलब क्या है, x इज नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा नेगेटिव x एक्सिस पे। अगर नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, वेरी गुड। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। लिख लीजिए इसको। So if we have a situation wherein z is equals to x plus iy is the complex number, where the imaginary part is equals to 0 but the real part is not equal to 0. So there can be two conditions for such a case. The first condition is either x will be greater than 0 or x will be less than 0. Greater than 0 means x is positive, less than 0 means x is negative, right? Now if x is positive, what will be the amplitude or argument? If x is positive, that means x will lie on the x axis. If the number lies on the x axis, so the angle between the number and the x axis will be equal to 0. Second condition is when x is less than 0, that is x lies on the negative x axis. So if x lies on the negative x axis, the angle from the positive x axis to the negative x axis will be equal to what, will be equal to 180 degree. ठीक है, so these are the two cases